हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज यादव और एक बार फिर आप लोगों का द इंडियन बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9वीं और 10वीं दोनों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्ब, ग्रामर का चैप्टर। तो हम देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? तो वर्ब का हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? जाना का कार्य हो रहा है। कोई घर क्या कर रहा है? जा रहा है, तो इसमें जाने का कार्य हो रहा है, इसलिए जाना यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह नहा रहा है। इसमें जो कार्य हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे पीना, धोना, नहाना। तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का परिभाषा देख लेते हैं। तो वे क्रियाएं जिसका कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कर्म होता है उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है जिसका कर्म होता है उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जैसे ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है। इसमें जो मी है तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो जब क्या ये किसको से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। नहीं कि वह मुझे पढ़ाता है, वह किसको पढ़ाता है? तो वह मुझे पढ़ाता है। इसलिए किसको से प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। तो टीचर जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर आया है। तो जब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आया है इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यानी कि सकर्मक क्रिया। ही टीचर्स मी यानी टीचर्स होगा सकर्मक क्रिया। यहीं पर अगर रहता गोज, जैसे ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। तो ही गोज टू होम में वह घर जाता है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे वह घर जाता है तो वह क्या जाता है, इसे कोई उत्तर, स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। वह किसको जाता है ये भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो गोज हुआ ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। तो अब हम अगला देख लेते हैं, यानी कि वर्ब दो प्रकार हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब देख लिए। अब देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। तो वे क्रियाएं जिसका कर्म नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिसका कर्म नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू बलिया, जैसे यहाँ पर गोइंग आ गया तो वह बलिया जा रहा है। वह किसको जा रहा है? तो नहीं उत्तर मिल रहा है। वह क्या जा रहा है? तो इससे भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो गोइंग हो गया ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि क्रियाएं दो प्रकार की होती है ऑब्जेक्ट के आधार पर, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देख लेते हैं, अब बहुत प्रकार के वर्ब होते हैं तो उसी में देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब को कहते हैं संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब का अर्थ होता है क्या? संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब जैसे वे वर्ब जिनके साथ वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। वे लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट की, वाक्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं वो मैं पिछले वीडियो में बताता हूँ, एक बार फिर इसमें बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट वह होता है जब हम उससे क्या से प्रश्न करते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है वह सजीव होता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव आते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो निर्जीव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या से प्रश्न कर रहे हैं, वह एक डॉक्टर है। वह क्या है? तो एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर निर्जीव नहीं होता है, डॉक्टर क्या होता है? सजीव होता है। तो जब क्या से प्रश्न करेंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा और वह सजीव होगा तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ये डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और इज जो ये इसका वर्ब रहेगा तो यानी कि इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया। अब देख लेते हैं उपरोक्त वाक्य में इज लिंकिंग वर्ब है। अब देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है, संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो ऐसी क्रिया जिसके प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा होता है, ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा होता है
जिसके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से, ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से भिन्न प्रकार का अर्थ प्राप्त होता है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे आस्क का मतलब होता है पूछना और फार मतलब होता है के लिए, और जब दोनों एक साथ आ गया जैसे आस्क फार तो इसका अर्थ हो गया मांगना। जैसे गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर उठना होता है और भी दूसरी चीज़ें होता है, तो यानी कि दोनों को जब एक साथ मिला देंगे जैसे गिव अप, तो गिव अप मतलब होता है छोड़ना, इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। अब देख लेते हैं एक्सिलरी वर्ब क्या है। एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो जो वर्ब्स किसी टेंस का निर्माण करने तथा मेड अवस्था प्रकट करने में फुल वर्ब का सहायता करता है उन्हें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो वर्ब किसी टेंस का निर्माण करने अथवा मूड अवस्था प्रकट करने के लिए फुल वर्ब का सहायता करता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क यानी कि तुम अपना काम कर चुके हो। इसमें जो हैव हो गया ये हो गया क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि इस कार्य को पूरा करने में हैव क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है। सहायक क्रिया का मतलब क्या? जो मुख्य क्रिया का सहायता करती है। आसान शब्द में कहा जाए तो ये मुख्य क्रिया का सहायता करती है। जैसे यहाँ पर डन है, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। मुख्य जैसे मैंने क्रिया का जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। यानी कि तुम अपना काम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो अपना काम कर रहे हो, तो करना यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो आप देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? दो प्रकार के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो वर्ब्स दूसरे फुल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर टेंस, वॉइस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव आदि का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। यानी जो वर्ब्स दूसरे फुल वर्ब के साथ, किसी दूसरे फुल वर्ब होता है यानी कि मेन वर्ब के साथ टेंस, वॉइस या निगेटिव या इंट्रोगेटिव आदि के निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं। इसके तीन रूप निम्नलिखित हैं। कौन कौन? वर्ब बी होता है, एक होता है वर्ब बी, और दूसरा, और आगे हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं वर्ब बी के बारे में। वर्ब बी क्या होता है? तो वर्ब बी देखते हैं, इनके तीन। पहला है वर्ब बी। तो वर्ब बी इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बींग आते हैं। इतना ही वर्ब आते हैं वर्ब बी के अंतर्गत। ये आते हैं बी के अंतर्गत कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बींग आते हैं, जिनका कंटिन्यूअस में तथा पैसिव वॉइस में बनाने में किसी फुल वर्ब के साथ प्रयोग होता है। क्या होता है? इनका प्रयोग होता है पैसिव वॉइस बनाने में या फिर फुल वर्ब बनाने में आदि में इसका साथ क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। अब देख, ये हो गया वर्ब बी। क्या हो गया? ये वर्ब बी। उदाहरण में देख लेते हैं वर्ब बी में क्या है। तो उदाहरण में है जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। तो यहाँ पर जो हैज आया है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। तो यहाँ पर हैज आया है, तो इसलिए ये वर्ब बी के अंतर्गत नहीं आएगा, ये दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये वर्ब बी के अंतर्गत वही आएगा जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर और बी, बीइंग, बीन आते हैं उसके अंतर्गत। तो पहले हम वर्ब बी देख लेते हैं, देख लिए। अब देखते हैं कि वर्ब हैव। अब देख लेते हैं वर्ब हैव। वहाँ पर देख लिए वर्ब बी, यानी कि बी, हैव और डू तीन प्रकार के होते हैं। तो हैव के अंतर्गत आते हैं, इसके रूप में हैज, हैव तथा हैड आते हैं, जिन्हें परफेक्ट टेंस बनाने में या फुल वर्ब में थर्ड फॉर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। ही, जैसे ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ पर हैज है, ये हैव के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं। पहला होता है बी, दूसरा होता है हैव और तीसरा होता है डू। तीसरा क्या होता है? डू। तो बी के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर और आते हैं बी, बीइंग, बीन। और हैव के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव, हैड। तीन ही आते हैं, हैज, हैव, हैड। और वर्ब डू के अंतर्गत आते हैं कौन कौन? देख लेते हैं अभी। एक्चुअली वर्ब डू के रूप में डू, डज, डिड, ये तीन ही आते हैं। कौन कौन? डू, डज, डिड, जिन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे में ही डज नॉट रीड हियर, जैसे ही डज नॉट रीड हियर, तो यहाँ पर जो डज हो गया वो हो गया वर्ब डू के अंतर्गत आता है। और इन सभी तीनों वर्ब को कहते हैं कि क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं? पहला आता है कि बी क्या है? पहला बी आता है, दूसरा आता है हैव और तीसरा आता है डू। तो बी के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर और बी,
बीइंग और एक आता है बीन। और हैव के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव और हैड, ये 3 आते हैं। डू के अंतर्गत आते हैं डू, डज और डीड, ये आते हैं। तो चल यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको थैंक्स। और अगला मैं बनाऊंगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसमें बताया हम कि एक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में बता दिए कि आप लोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं, हैव, डू और बी। हैव, डू और बी। तो बी के अंतर्गत आते हैं ये इज, एम, आर, वाज, वे और बी, बीइंग, बीन। और हैव के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव, हैड। और डू के अंतर्गत आते हैं डू, डज, डीड। चलिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी मेरे वीडियो में कमी होगी उसको कमेंट करके